तमाम अहबाब को खुश आमदीद। मैं आपके साथ मोहम्मद ज़ुबैर अहमद भट्टी और आज हम 10वीं क्लास का सबक मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का हिस्सा दोम जो है उसको पढ़ने के लिए आज के लेक्चर में हाजिर हैं। मिर्ज़ा साहब के बारे में हमने कुछ पढ़ लिया था, कुछ हिस्सा आज हम पढ़ेंगे और कुछ हिस्सा हम अगले दिन पढ़ेंगे। कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब किसी को खुश करने के लिए नहीं लिखते थे, मिर्ज़ा साहब पैसे के लिए भी नहीं लिखते थे और पैसे की तो उन्होंने कभी परवाह भी नहीं की थी। ये परवाह को देख लीजिए कि इसके आखिर पर है नहीं लिखा जाता। कहते हैं बल्कि पैसे के जिक्र पर वो चिढ़ जाते थे, गुस्से हो जाते थे, नाराज हो जाते थे। और पब्लिशर्स जो लाहौर के अक्सर पब्लिशरों ने, ये पब्लिशर किताब छापने वाले मिर्ज़ा साहब से किताबें लिखवाने के लिए बड़ी अक्सर उन्होंने मिर्ज़ा साहब से किताबें लिखवानी चाहिए और बड़ी बड़ी रकमें पेश की, मगर मिर्ज़ा साहब ने उन्हें एक लफ्ज़ भी लिख कर नहीं दिया। और जब अपना पहला नावल यास्मीन लिखा तो अपने एक शागिर्द पब्लिशर को बेमुज़्द दे दिया, बेमुज़्द, बग़ैर मुआवजे के, बग़ैर मजदूरी के। इसके कुछ अरसे बाद दूसरा नावल ख्वाबे हस्ती लिखा, इसे भी बगैर कुछ लिए दिए छपवा दिया। मिर्ज़ा साहब के दो नावल यास्मीन और ख्वाबे हस्ती दोनों उन्होंने छपवाए मगर मजदूरी नहीं ली। एक पब्लिशर साहब लाहौर से दिल्ली महज इस गर्ज से आए थे कि मिर्ज़ा साहब से नावल लिखवाएंगे। मैंने उन्हें समझाया। ये कौन बात कर रहा है? ये शाहिद अहमद देहलवी बात कर रहे हैं कि वो कहते हैं मैंने उसको समझाया कि तुम इस तरह की कोई ना करो। तो वो कहते हैं कि मैंने उन्हें समझाया कि मिर्ज़ा साहब ऐसे नहीं लिखेंगे, मगर वो बड़े बड़े मुसन्निफों को खरीद चुके थे, ना माने। बोले हम इन्हें एक नावल का 1000 रुपया देंगे तो वो क्यों नहीं लिखेंगे। ये देखें, रुपया अलिफ के साथ लिखा जाना चाहिए, हे के साथ नहीं लिखा जाना चाहिए। ये वो ज़माना था कि 200-250 रुपए में अच्छा खासा नावल पब्लिशर को मिल जाता था। चुनांचे मुझे अपने साथ लेकर मिर्ज़ा साहब की खिदमत में हाजिर हुए। मैंने तारुफ कराया मिर्ज़ा साहब का माथा ठंका, अच्छा खासा, बहुत उम्दा। चुनांचे इसलिए माथा ठंकना अंदाज़ा लगा लेना, माथा ठंकना अंदाज़ा लगा लेना। पब्लिशर साहब ने छूटते ही नावल लिखने की फरमाइश की, छूटते ही फौरन। ठीक है। नावल किसे कहते हैं? एक ऐसी कहानी जिसमें मुआशरे के कई पहलू दिखाए गए हों और उसमें मुतअद्दिद किरदार बताए गए हों। इसके मुकाबले में अफसाना माफौकुल फितरत होता है और उसमें जिंदगी के एक पहलू पर गुफ्तगू की जाती है, और नावल में जिंदगी के सभी पहलुओं पर गुफ्तगू की जाती है। मिर्ज़ा साहब बड़े ठंडे मिजाज के आदमी थे। बोले आप मेरे नावल के 5000 दे देंगे, 10,000 दे देंगे, मुझे ये मंजूर नहीं है कि जो काम कर रहा हूँ उसे छोड़कर आपके लिए नावल लिखूं। 5-10 हजार की बात सुनकर पब्लिशर साहिब की सिट्टी गुम हो गई। सिट्टी गुम हो जाना, बोलने की हिम्मत ना रहना। और वो कहते हैं कि इस ज़माने में मिर्ज़ा साहब उस ज़माने में अपनी मारकतुल आरा किताब मजहब और बातनीयत लिख रहे थे, मजहब और बातनीयत लिख रहे थे, जिसे मुकम्मल होने के बाद उनके दोस्त प्रोफेसर ताजवर नजीब आबादी उनसे लिए गए।
اور وہ لاہور سے وہ کتاب شائع ہوئی۔ مرزا صاحب کا صرف یہی ایک علمی کارنامہ ہے، مگر ایسا کارنامہ ہے کہ اردو کی 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں شریک کرنا پڑے گا۔ کس کو؟ مذہب اور باطنیت کو، مذہب اور باطنیت۔ یہ تاجور نجیب آبادی کون تھے؟ تاجور نجیب آبادی نامور شاعر تھے اور ادبیات کے عالم تھے۔ ان کے شاگردوں کا حلقہ بہت وسیع ہے۔ مرزا صاحب دلی کے شرفاء کے ایک متمول خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ چشم و چراغ بیٹا اولاد، متمول مالدار، شرفاء شریف کی جمع، عمدہ اعلیٰ، اور تراہا بیرم خان سے آگے بڑھ کر ایک راستہ سیدھے ہاتھ کو مڑ جاتا ہے، اسی کی نکڑ پر مرزا صاحب کا آبائی مکان۔ تراہا کہتے ہیں وہ مقام جہاں 3 راستے آ کر ملیں، آبائی باپ دادا کا نکڑ کونا۔ اسی علاقے میں سر سید احمد خان کا قدیم مقام تھا۔ سر سید مسلمانوں میں جدید تعلیم کے فروغ کے علم بردار تھے۔ علی گڑھ میں وہ کالج قائم کیا جو ان کی وفات کے بعد یونیورسٹی بن گیا، جس کو علی گڑھ یونیورسٹی بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ سر سید سے بھی مرزا صاحب کی عزیزداری تھی اور منشی ذکاء اللہ سے بھی ان کی قرابت داری ہو گئی تھی۔ منشی ذکاء اللہ کون ہے؟ سر سید کے قریبی دوست اور ساتھی، تحقیق اور تصنیف اور تراجم میں نام پیدا کیا۔ سر سید کی مرزا کس کے ساتھ عزیزداری تھی؟ مرزا صاحب کے ساتھ بھی اور منشی ذکاء اللہ کے ساتھ بھی۔ 50-60 سال پہلے دلی کے مسلمان شرفاء میں انگریزی تعلیم کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا، مگر سر سید نے مسلمانوں کے اس غلط نظریے کی بہت کچھ اصلاح کر دی۔ اسی زمانے میں دلی کے 2 نوجوانوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے علمی حلقوں میں نمود حاصل کی۔ نمود حاصل کرنا، شہرت پانا۔ ایک پروفیسر مشتاق احمد زاہدی اور دوسرے پروفیسر مرزا محمد سعید۔ مرزا صاحب نے اس صدی کے آغاز میں لاہور کے گورنمنٹ کالج میں تعلیم حاصل کی۔ ان کے استادوں میں علامہ اقبال بھی تھے، جن سے ان کے مخلصانہ تعلقات آخر دم تک قائم رہے۔ انگریزی ادبیات میں MA کی سند لینے کے بعد مرزا صاحب نے 1906-07 میں 2 سال علی گڑھ میں پڑھایا اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور ہی میں انگریزی کے پروفیسر ہو گئے۔ پنجاب کے بیشتر اعلیٰ عہدے دار مرزا صاحب کے شاگرد تھے۔ پطرس اور تاج نے بھی۔ پطرس سے مراد پطرس بخاری جو اردو کے معروف اور بلند پایہ مزاح نگار ہیں، انگریزی ادبیات کے استاد بھی تھے۔ سید امتیاز علی تاج ادیب اور ڈرامہ نویس تھے۔ انارکلی ان کا مشہور ڈرامہ ہے۔ جی نیکسٹ دیکھیے، مرزا صاحب سے اقتباس علم کیا انہوں نے بھی۔ بعد میں پطرس خود انگریزی کے پروفیسر ہو گئے، مگر اپنی غیر معمولی قابلیت و ذہانت کے باوجود مرزا صاحب کی علمیت کے آگے اپنے آپ کو ہیچ سمجھتے تھے، ہیچ کم تر، ادنا۔ میں نے بارہا پطرس کو مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے دیکھا ہے۔ پطرس کو میں نے کسی اور کا اتنا ادب و احترام کرتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ واسرائے ہند کا بھی جتنا وہ ادب مرزا محمد سعید کا کرتے تھے۔ پطرس کے سلسلے میں 2 ایک دلچسپ واقعات یاد آگئے کہ پطرس آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل ہو گئے تھے، مگر پرانے دوستوں سے رسم و راہ میں ذرا بھی فرق نہ آنے پایا تھا۔ رسم و راہ، تعلقات، جان پہچان، میرے صاحب کو انہوں نے کسی نہ کسی طرح آمادہ کر لیا تھا کہ ریڈیو سے کبھی کبھی تقریر نشر کیا کریں۔ 2 ایک تقریروں کے بعد مرزا صاحب نے کانٹریکٹ واپس کرنے شروع کر دیے۔ کانٹریکٹ معاہدہ
शुदा शुदा बात पितरस तक पहुंची, शुदा शुदा सुनी सुनी होते होते हाजिर होकर वजह दरियाफ्त की। मिर्जा साहब ने फरमाया कि तुम्हें इस्लाह देने के बाद मुझे ये मंजूर नहीं कि तुम्हारे शागिर्द मुझे इस्लाह दें। पितरस ने बड़ी माजरत की मगर मिर्जा साहब आइंदा नश्र करने के लिए आमादा नहीं। अगले दिन दफ्तर में कयामत आ गई। पूरे स्टाफ को जमा करके उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग के हुस्न अखलाक पर एक तवील लेक्चर दिया। ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम नश्र करना, हुस्न अखलाक अच्छे अखलाक पर, तवील लंबा। बात तो खुल ही गई थी। स्टेशन डायरेक्टर ने तकरीरों के इंचार्ज को बुलाकर कहा कि अगर अपनी खैर चाहते हो तो मिर्जा साहिब को मना कर लाओ। उसको मालूम नहीं था कि मिर्जा साहिब पितरस के उस्ताद हैं। हस्बे दस्तूर अपनी कार्रवाई दिखाने के लिए उसने उनके मुसव्वदे में से 2 एक फिक्रे निकाल दिए थे। इन फिक्रों का निकालना उसका नौकरी से निकाले जाने का पेशे खैमा हो गया। हस्बे दस्तूर कहते कानून को, पेश खैमा कहते हैं आगाज इब्तदाई वजह, मुसव्वदा कहते हैं हाथ से लिखी हुई तहरीर को। बागा मिर्जा साहब की खिदमत में, मुआफी मांगी, हाथ जोड़े। मिर्जा साहब ना माने, बोला तो हजरत मेरी नौकरी गई, बाल बच्चे भूखे मरेंगे और आपको दुआएं देंगे। मिर्जा साहब के कान खड़े हुए, कान खड़े हुए। तवज्जो की, कान खड़े करना, तवज्जो करना। मिर्जा साहब ना माने, उनके बोले ये तो मैं नहीं चाहता। उसने कहा अगर आप ये नहीं चाहते तो इस कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कीजिए। मिर्जा साहिब ने फौरन दस्तखत कर दिए। फिर कहते हैं कि जंग के जमाने में उसने इत्तेफाक से दिल्ली में लाहौर के बेशतर अदीब और शायर रेडियो में या दूसरे सरकारी महकमों में जमा हो गए थे। पतरस की तारीख पर एक मादूद अदबी हल्का कायम किया गया जिसमें डॉक्टर तासीर थे। डॉक्टर तासीर का पूरा नाम मोहम्मद दीन तासीर, नामवर अदीब, नक्काद थे। इस्लामिया कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल भी रहे। दूसरे फैज़ अहमद फैज़ जो मारूफ तरक्की पसंद शायर हैं, ज़्यादातर दर्स व तदरीस और सहाफ़त से वाबस्ता रहे। खान हामिद अली खान जो रिसाला अल हमरा के बानी और एडिटर और अदीब थे, और इनके साथ हमीद अहमद खान जो अदीब भी हैं, नक्काद भी हैं, इस्लामिक कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल और पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे। चिराग हसन असरत सहाफ़ी भी हैं, अदीब भी हैं और मज़ा नगार भी हैं। महमूद निज़ामी, ये महमूद निज़ामी अदीब भी हैं, ब्रॉडकास्टर भी थे। नजरनामा इनका बुलंद पाया सफरनामा है। गुलाम अब्बास का शुमार उर्दू के बहुत अच्छे अफसाने निगारों में होता है। अंसार नासरी ये अदीब और ब्रॉडकास्टर थे। ये सभी जो हैं ये लोग पतरस की उस तहरीक में शामिल हो गए। हर महीने एक जलसा होता था, कभी पतरस के घर पर और कभी डॉक्टर तासीर के घर पर। इसमें एक मकाला किसी आदमी मौजू पर पढ़ा जाता और उस पर गुफ्तगू की जाती थी। जी, ये रहा आपका आज का लेक्चर। होमवर्क ये है कि मुसन्निफ के तारुफ के अलावा आपने जो आज पढ़ा है उससे 10 सवालात आपने बनाने। आप तमाम अहबाब ने स्टार्स एंड एकेडमी टोबर टेक्सिंग की ऑनलाइन क्लासेस में शमूलियत इख्तियार की। आप तमाम अहबाब का बेहद शुक्रिया। और जिस बच्चे ने किसी भी तरह का कोई सवाल करना हो, अब चैट रूम आपके लिए ऑन है, आप सवाल कर सकते हैं। जी।